निगरी गांव के जंगलों में बने खंडहरों के रहस्य का पता लगाने की कोशिश करते हुए दो पर्यटक नगेंद्र और हरजीत अपने गाइड दोरजी के साथ जंगल में बने खंडहरों में पहुंचे। वहां वे भूल भुलैया में फंस गए और एक गलियारे में उन्हें घेर लिया गया। उस गलियारे में कुछ अशरीरी आवाजें उन्होंने सुनी। उन आवाजों ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। अब आगे पढ़ें। सरपंच बताने लगे, उस रोज जब मेरी बेटी दिलेरी दिखाकर खुद को उस जालिम रसिक नारायण के चंगुल से बचाने में सफल हो गई थी और हमने ये मान लिया था कि उन विस्फोटों से लगी आग में वहां उपस्थित सारे लोग जलकर मर गए थे, मगर हम गलत थे। रसिक नारायण और उसके दो खास खिदमतगार खुद को इन गलियारों में छुपाने में सफल हो गए थे। हाँ, वो लोग जले कम झुल से ज्यादा थे, जिससे वे लगभग एक सप्ताह में स्वस्थ हो गए थे। हाँ, रसिक नारायण का चेहरा और एक हाथ जरूर विकृत हो गए थे, मगर वो जिंदा था। इधर हम लोग निश्चिंत थे कि वे सब मर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। फिर भी मैंने अपने परिजनों में यह बात फैला दी थी कि हम लोग किसी अज्ञात जगह चले जाएंगे, जिससे यहाँ की बुरी यादों से छुटकारा मिल सके। हमारी यही बात हमारी दुश्मन बन गई। रसिक नारायण को भी हमारी बातों की खबर मिल गई और एक दिन आधी रात हमारे घर पर उसने धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से हम घबरा गए और हमारी असावधानी हमारी दुश्मन बन गई। उसके लोगों ने इस तीनों को उठा लिया और यहां ले आए। रसिक नारायण को जिंदा देखकर हम लोग बुरी तरह घबरा गए। पहले तो हमें लगा उसका भूत देख रहे हैं, मगर जल्द ही एहसास हो गया कि वो जिंदा है। उसने हम दोनों पति पत्नी को एक साथ बांधकर एक तरफ डाल दिया और मेरी बेटी की ओर बढ़ा। मेरी बेटी तब तक सदमे से उभर चुकी थी, वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई थी। रसिक नारायण कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा, मगर उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर सहमक कर पीछे हट गया। उसके बाद उसने पलक झपकते ही बिना कुछ बोले मुझे पर और मेरी पत्नी पर छुरे से वार करके हमारी गले की नसों को काट दिया। उसी पल हमारी मौत हो गई। हमें चीखने तक का मौका नहीं मिला। बेटी घबरा गई और हमारी ओर दौड़ी तो उसने उसी छुरे से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम तीनों मर चुके थे, मगर वो जालिम नहीं जानता था कि वासना में अंधा होकर वो गलती से हमारे साथ ही एक ऐसी सुरंग में आ गया है जो सिर्फ बाहर से खुल सकती थी, अंदर से उसे खोलना संभव ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। आखिर 2 दिन बाद हमारे मृत शरीरों की सड़न से उत्पन्न जहरीली गैसों से उन लोगों को जब तक ये ना लौटे, उन लोगों ने रसिक नारायण और अपने आदमियों की लाशों को उठाया और चले गए। हमारी ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। हम यहीं फंसे रहे। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे अवशेषों को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जावे। नगेंद्र बोला, हम आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो कर सकते हैं, मगर सवाल यह है, जैसे कि आपने बताया कि यह दरवाजा भीतर से खुल नहीं सकता है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर आवाज आई, आप लोग यदि हमारी मदद करना स्वीकार कर लोगे तो हम ये दरवाजा खोल सकते हैं। हरजीत बोला, कैसे? तो आवाज ने जवाब दिया, हम तो अशरीरी लोग हैं, इसलिए हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम में से कोई एक बाहर जाकर दरवाजा खोल देगा और 2 लोग आपकी हरकतों पर नजर रखेंगे। यदि आपने हमसे दगाबाजी की तो हम तुरंत आपको यहीं बंद कर देंगे। हमें शहरी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। दोरजी ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहा, सरपंच जी, मैं तो इसी गांव का हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं हम सब की ओर से वचन देता हूं कि हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने बताया। बस हमें यहां से निकाल दीजिए। यह सुनकर सरपंच जी की आवाज आई, तुम स्थानीय हो देखकर? हग मैंने तुम लोगों पर भरोसा जताया है। अब ध्यान से सुनो। यहां पर हमारी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए हैं। उन्हें 3 अलग अलग पैकेटों में इकट्ठा करना है। फिर गांव के बाहर वाली नदी के तट पर 3 चिताएं सजाकर हमारा विधिवत अग्नि संस्कार करके राख को नदी में बहाना है। इसमें कोताही तुम लोगों को भारी पड़ेगी, क्योंकि हम हर पल तुम लोगों पर नजर रखते रहेंगे। तीनों ने संवेद स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें, हम कोई गलती नहीं करेंगे। अब आवाज बोली, आप लोग अपनी टार्च जला लो, मगर मोमबत्ती मत जलाना। उन्होंने तीनों टार्च जला ली। गलियारे में काफी उजाला फैल गया।
तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया और जिन पैकेटों में भोजन इत्यादि लाए थे उन्हें खाली करके उनमें वहां बिखरे हुए अवशेषों को भरना शुरू किया। पैकेट भरते हुए ही नगेंद्र ने सवाल किया, जब आप लोग यहाँ गलियारे में पड़े हैं तो बाहर किसने आतंक मंचा रखा है? क्योंकि हमने सुना है जो भी यहाँ आया फिर वापस नहीं लौटा, न ही उसकी लाश का कुछ पता चला। ऐसा क्यों? इस पर जवाब मिला, ऐसी घटनाएं यहाँ बरसों पूर्व हुई थीं। अबे तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल रसिक नारायण ने इस जगह को अपने अवैध कारनामों के लिए बनाया था, जिसमें वो सीमा पार से हथियारों का ढंढा करता था। उसके मरने के बाद उसके विश्वस्त 2 सेवकों ने हथियारों के सौदागरों से मिलकर वही धंधा करना शुरू कर दिया था और वे ही लोग ही यहाँ आने वाले को मारकर दफना देते थे, जिससे उनका पता नहीं चल पाता था। बाद में तो सिर्फ अफवाहें ही रह गई थीं। बातें करते हुए तीनों ने सभी अवशेष पैकेट में भर लिए थे, सो उनके बताने पर अशरीरी आवाज ने कहा कि वे टार्च बुझा दें और इंतजार करें, दरवाजा खुल जाएगा। गलियारे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। तभी रोशनी की झलक सी दिखाई दी और ताजी हवा का सड़ांध युक्त झोंका सा अंदर आया। ये लोग समझ गए कि दरवाजा खुल गया है। वे पैकेटों को लेकर बाहर आ गए। अब तीनों ने विचार किया कि अभी तो रात काफी बाकी है, इसलिए अभी ही नदी किनारे चलकर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जावे। वे नदी किनारे बने श्मशान में पहुंचे और लकड़ियां लेकर 3 चिताएं सजाकर एक पैकेट उनमें रख दिया और आग लगा दी। लगभग 3 घंटे बाद जब आग शांत हुई तो राख को एकत्रित करके उन्होंने नदी में बहा दिया। राख पानी में घुलते ही उन्होंने नदी के ऊपर एक पुरुष और 2 महिलाओं की छाया उभरती महसूस की। वे विदाई सूचक हाथ हिला रहे थे। उन तीनों ने भी हाथ हिलाकर उन्हें विदाई दी और वापस गांव की ओर चले। उनके गांव पहुंचने तक पौ फट चुकी थी। वे तीनों नगेंद्र लोगों के निवास पर पहुंचे और हाथ मुंह धोकर सो गए। जब नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने उठकर चाय पी, फिर दोरजी को भेजकर खाना बुलवाया और खाना खाकर वे सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी उसी समय भोजन करके उठे थे। उन्होंने उनको सब हाल बताया और ये भी बताया कि अब उन खंडहरों में जाने में कोई भय नहीं है। सरपंच जी ने उनका आभार जताया और बोले, अब हम लोग उस क्षेत्र को भी पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं। इस प्रकार भुतहा खंडहरों की कहानी संपन्न हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।